कितने लोग लगभग रहे होंगे? लगभग थे 8 लोग थे। 8 लोग थे। 8 आतंकवादी थे वो, और बाकी 3-4 वो बोट पे थे, जो बोट से आए थे वो 3-4 उस बोट पे थे। उनके पास AK-47, AK-56 रॉकेट लॉन्चर वगैरह सब कुछ थे उनके पास। और हमारी शिप चल रही थी, चलते ही शिप में उन्होंने चढ़ गए थे वो लोग। से कुछ फायरिंग की आवाज़ आई तो हम लोगों ने देखा कि ये फायरिंग कहाँ से आ रही है। हम लोग समझ नहीं पाए कि मतलब ये फायरिंग आ कहाँ से रही है। जब उसके बाद टार्च की लाइट, फ्लैश लाइट आने लगी, लोग चिल्लाने लगे बाहर से। नहीं बोले कि नहीं आप लोग शिप से मत उतरो। हम लोग बोले कि नहीं, ये लोग शिप पे फायरिंग कर रहे हैं, हम अपनी जान बचाएं कि हम क्या करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले में है। और आजमगढ़ ज़िले के अंतर्गत एक पौई ब्लॉक आता है, उसके समीप एक ग्राम सभा पड़ता है, कोहड़ा इब्राहिमपुर। और आपसे बताते हैं कि ये ऐसी घटना है जो टीवी मीडिया नहीं दिखाती है। कारण क्या है? एक देशभक्त, एक देश का सिपाही कहीं ना कहीं आतंकवादियों द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। और किडनैप करने के बाद लगभग 6.5 महीने आतंकवादियों के चंगुल में हमारे देश के सिपाही फंसे होते हैं। तो आइए लेकिन अपने देश के जवान से बात करते हैं। आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हमारे समीप है और ये हमारे देश का जवान कहीं ना कहीं उन आतंकवादियों को हरा करके भारत में पुनः वापस लौट आए। भैया, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप बताइएगा कि आपको आतंकवादियों ने किस तरह से किडनैप किया, क्या था, किस तरह से था मामला, आप पूरा बताइए। जी, हम लोग 18 जनवरी 2023 में हम लोग माल्टा में थी शिप हमारी। हम लोग जा रहे थे इजिप्ट। कंपनी का फ़ोन आया था कि आप इजिप्ट चले जाइए, तो हम लोग इजिप्ट जा रहे थे। 18 जनवरी को रात में लगभग 2:30 बजे के आसपास जो है कि अचानक से कुछ फायरिंग की आवाज़ आई। तो हम लोगों ने देखा कि ये फायरिंग कहाँ से आ रही है। हम लोग समझ नहीं पाए कि मतलब ये फायरिंग आ कहाँ से रही है। जब उसके बाद टार्च की लाइट, फ्लैश लाइट आने लगी, लोग चिल्लाने लगे बाहर से। तब तक कुछ लोग शिप पे ऑन बोर्ड हो चुके थे। 3-4 लोग जो थे वो शिप पे ऑन बोर्ड हो चुके थे। उन लोगों ने सब हम लोग को कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद हम लोग को सबको ले गए ब्रिज में। वहाँ उन्होंने सबको इकट्ठा किया। उसके बाद फिर उन्होंने सीधे पैसे की डिमांड कर दी। उनके हाथ में हथियार था? सबके हाथ में हथियार थे, सबके हाथ में हथियार थे। कितने लोग लगभग रहे होंगे? लगभग थे 8 लोग थे। 8 लोग थे। 8 आतंकवादी थे वो, और बाकी 3-4 वो बोट पे थे, जो बोट से आए थे वो 3-4 उस बोट पे थे। उनके पास AK-47, AK-56 रॉकेट लॉन्चर वगैरह सब कुछ थे उनके पास। और हमारी शिप चल रही थी, चलते ही शिप में उन्होंने चढ़ गए थे वो लोग। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ पैसे की डिमांड की। तो हम लोगों ने बोला हम लोग के पास पैसे नहीं, आप कंपनी से बात करो, जो भी होगा कंपनी अरेंज करेगी आप लोगों को। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम कंपनी से बात करते हैं। फिर उन्होंने कंपनी से बात किया, ऑनर से हमारे बात किया। तो ऑनर से उन लोगों ने 3 मिलियन लीबियन दिनार का प्रस्ताव रखा कि हमें 3 मिलियन लीबियन दिनार चाहिए। ऑनर बोला कि ठीक है, हम आपको पैसे जो है प्रोवाइड करवाएंगे, आप सिर्फ हमारा रिलीज़ कीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी शिप रिलीज़ कर देंगे, पहले आप जो है पैसे हमें प्रोवाइड करवाइए। वो लोग शिप लेके चले गए, अपने अड्डा जो भी उनका हो वहाँ लेके चले गए उन लोगों ने। उसके बाद जो है कि हम लोगों को शिप पे ही रखा था, हम 8 लोगों को, और कैप्टन को शिप से उतार लिए थे। उसके बाद 21 दिन बाद उनके बाकी बंदे शिप पे रहते थे ऑन बोर्ड ही, लगभग 10, 20, 50 लोग। और जिस बार वो शिप ले गए, जिस टाइम जब हम उनके अंडर में गए, सुबह के लगभग 8-9 बज रहे थे। तो उस टाइम लगभग आए होंगे 100-150 आदमी, 100-150 आतंकवादी आए शिप से। उसके बाद उन्होंने, काउंट तो हमने नहीं किया था, लगभग 7-8 बोटें आई थी। 7-8 बोटें आई थी और सब लोगों के पास जो है कि हथियार थे। शिप पे से जो जिसको लूट बना उन्होंने लूटा। खाने का सामान था, हम लोग के लगेज थे, कपड़े लत्ते थे, पैसे थे, मोबाइल था। मतलब कि जिसको जो समझ में आया उसने वो लिया। हम लोगों के पास जो बदन पे कपड़े थे वही कपड़े थे, बाकी हम लोगों के पास कुछ नहीं था। चप्पल तक भी नहीं था, चप्पल तक भी लेके चले गए थे सब। कैसे तैसे करके हम लोग सर्वाइव किए। घर वालों को हमारी खबर नहीं थी। बस उसी में से जो एक आदमी थे, जो हमारे चीफ इंजीनियर का फ़ोन लेके उन्होंने जो है कि पोस्ट कर दिया था कि हम इन लोगों को ऐसे ऐसे पकड़े हैं। फिर उसके बाद हमारे बुआ के लड़के भाई हैं, उनको ये बात पता थी। तो उन्होंने जो अंदरूनी तरह से कार्रवाई करना था उन्होंने करना चालू कर दिया था। लेटर भेजना मुख्यमंत्री के पास, योगी जी के पास,
और जो है कि अमित शाह जी के पास उन्होंने लेटर वगैरह सब भेजना चालू कर दिया मिनिस्ट्री में। उसके बाद 21 दिन बाद कैप्टन हमारा जब ऑन बोर्ड आया तो शिप हमारी निकलने वाली थी। आपके कैप्टन को वो लोग उठा के कहीं दूर लेके चले गए? हाँ, वो अपने कहीं जो भी उनका बेस रहा हो वहाँ लेके चले गए थे। 21 दिन बाद कैप्टन हमारा ऑन बोर्ड आया था। आप लोगों को भी तो कहीं लेके गए थे बाद में? बाद में लेके गए थे, 21 दिन के बाद लेके गए थे हमें। और जो दूसरी गैंग थी जिनको पैसा नहीं मिला था उन लोगों ने शिप से उतार लिया हम लोगों को। रात में लगभग 11 बजे की बात है। हम लोग कंपनी से बोले कि इनके बंदे आ गए हैं, ये लोग हमें शिप से उतार रहे हैं। कंपनी बोली कि नहीं आप लोग शिप से मत उतरो। हम लोग बोले कि नहीं, ये लोग शिप पे फायरिंग कर रहे हैं, हम अपनी जान बचाएं कि हम क्या करें। तो कंपनी ने फिर जो है कि फ़ोन नहीं उठाया हम लोगों का। जो मीडिएटर था वो भी बात नहीं सुन रहा था। तो फिर जब फायरिंग करने लगे तो अपनी आदमी जान बचाए कि क्या देखे। फिर हम लोग जो है कि अपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल लिए, फिर गए उनके बोट पे। फिर जब पहुँचे किनारे तो देखे वहाँ पे लगभग 150 लोग खड़े हैं, सबके पास असलहा, गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। हम लोग गए, एक लोग सबसे विनती करते रहे कि हम लोग तो ये पता था कि हम लोग को आज मार देंगे ये लोग। मतलब ये लग रहा था कि आज हम लोगों को शहीद हो जाना है देश के लिए। बस यही पता था कि आज हम लोग का आखिरी दिन है, आज हम लोग को मार देंगे। उसके बाद क्या उनके मुंह पे जो है मास्क वगैरह रहता था या फिर ओपनली चेहरा रहता था? क्या मुंह बांधे हुए थे? कुछ तो थे जिनके चेहरे पे मास्क था, बाकी कुछ थे ऐसे जिनके चेहरे पे मास्क नहीं रहता था। तो उनको हम पहचानते भी तो कैसे पहचानते, हम तो वहाँ के रेगुलर थे नहीं। उनके लिए तो हम एक अनजान ही थे, वो हमारे लिए अनजान थे, इसीलिए तो हमारे सामने बेनकाब ही रहते थे। तो उसके बाद फिर हमें लेके गए वो अपने अड्डे पे जहाँ उनका बेस था, वहाँ लेके गए हमें। तो वहाँ उन्होंने जो है कि एक रूम था, एक रूम में रखा हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों को खाना पीना भी दिया उन लोगों ने। खाने में वही नूडल्स मिलता था हम लोगों को, गर्म पानी में करके नमक डाल के टोमेटो पेस्ट डाल के ये मिलता था। हम लोग 4.5 महीने वहाँ जीवन यापन किए अपना। फिर जब मिनिस्ट्री में हमारे खबर चली, पता हम लोग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीजी शिपिंग लेती है मुंबई की। उन्होंने हम लोगों ने वहाँ फिर हमें फ़ोन मिला मार्च में हमें फ़ोन मिला। और वहाँ एक सूडानी लड़का था जिसके फ़ोन से हम लोग घर पे कभी कभी अपने कांटेक्ट कर लेते थे चोरी। तो और मेरे परिवार वालों को किसी को पता नहीं था ऐसा कि मेरे साथ ऐसा कुछ घटना घट गया है। उनको ये पता था बस कि शिप हमारी बिगड़ी है, घर वालों को ये पता था बस। फिर मार्च में सारी घटना जब हमने बताई तो हमारे पिताजी लोग ये लोग मिनिस्ट्री में गए। फिर वहाँ पर जो एक मुलाकात की जयशंकर के पीए से। फिर उसके बाद स्मृति ईरानी से भी मुलाकात हुई, उनके पीए से भी लोगों से मुलाकात होती गई। फिर जो है कि कार्रवाई आगे बढ़ती गई। फिर भारत सरकार ने, लीबिया में एम्बेसी नहीं है, भारत की एम्बेसी नहीं है? नहीं, लीबिया में 2016 में थी, फिर उसके बाद वहाँ से हट गई, अभी टूनीशिया में है। तो टूनीशिया से ऑपरेट होता है लीबिया की एम्बेसी। फिर उसके बाद एक बंदा रखा है वहाँ पे एम्बेसी का है, जो हम लोगों से मिलने के लिए पहले गया था मार्च में। तो उन लोगों ने हम लोगों से मिलने के लिए मना कर दिया, बोला कि आप परमिशन लेटर ले आइए तभी हम मिलने देंगे, नहीं तो मिलने नहीं देंगे। तो परमिशन लेटर जाता था, वो लोग परमिशन लेटर को फाड़ के फेंक देते थे, जो आतंकवादी थे। हाँ, वो वहाँ के मिनिस्ट्री से जाता था, लीबिया की मिनिस्ट्री से यहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री भेजती थी। वहाँ से फिर मैडम जो है एक मैडम थी गोरखपुर की, तबस्सुम मंसूर, उन्होंने काफ़ी मदद की हमारी। फिर उसके बाद जो है कि वो लेटर भेजती थी, वो लेटर फाड़ के फेंक देते थे, बोलते थे कि नहीं हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे और इनको हम अपने पास रखेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। फिर किसी तरह करते। अच्छा भैया ये बताइएगा, आपको टॉर्चर भी वो लोग करते थे, मारते पीटते भी थे ऐसा? स्टार्टिंग में तो कुछ किया ही, उसके बाद फिर जब धीरे समय बीतता गया तो फिर हम लोगों से उन लोगों ने खुद दूरी बना लिया था। हम लोग एक कमरे में पड़े रहते थे अपना, फिर उन लोगों से कोई मतलब नहीं था। दोपहर में खाना मिलता था वही नूडल्स, रात में नूडल्स खाते थे, अपना पड़े रहते थे हम लोग। बाकी जीवन चलता बस यही था कि कब यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल चलें, क्योंकि उस बीच में परिवार की बहुत याद आ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस क्या ही बताएं कि परिवार की तो बहुत ही याद आती थी। बस यही था कि इंसान को सब कुछ लेके चलना पड़ता है, बर्दाश्त करते थे हम लोग, बहुत बर्दाश्त किया। ऐसा माहौल था कि वाइफ प्रेग्नेंट भी थी, कहीं ना कहीं एक खुशी थी आपके मन में? बिल्कुल खुशी तो थी सबसे बड़ी, लेकिन ये भी था कि घर पे बात भी करना ज़रूरी था। और अगर मोबाइल मिलता भी था तो वही 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए मिल जाता था, तो वही चोरी छुपे बात कर लेते थे। लेकिन वही जब मार्च से
मेरा बच्चा होने के बाद जब हमें फ़ोन मिला, बच्चा होने से पहले ही फ़ोन मिल गया था हमें, तो मैं ही गया था उन लोगों के पास फ़ोन मांगने के लिए, तो उन लोगों ने मना कर दिया था। तो फिर एक सूडानी था, फिर मैं उसको लेके गया साथ में, फिर मैंने वहाँ ट्रांसलेट किया था, मैंने उसको इंग्लिश में बोला तो फिर उसने ट्रांसलेट किया। तो एक वहाँ बंदा था जो मतलब कि थोड़ा फैमिलियर टाइप का था, उसने फिर जो है कि फ़ोन दिया हम लोगों को। फिर हम लोग जो है कि अपनी बात आगे चला पाए, घर परिवार में भी बात होने लगी। फिर एम्बेसी से भी कांटेक्ट हुआ हम लोगों को। एम्बेसी जो है कि पहली बार आई तो ये था कि हम लोगों से मिल तो नहीं पाई, लेकिन हाँ उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ आपके 9 इंडियन हैं हमारे पास, 9 इंडियन हैं हमारे पास, और हम इनको रिलीज़ नहीं करेंगे, आप परमिशन लेटर ले आइए, उसके बाद हम रिलीज़ करेंगे। और उसके बाद फिर जो है कि हम लोग लगभग मार्च, अप्रैल, मई में हम लोगों के पास फिर जो है एम्बेसी आई मिलने के लिए। तो कुछ खाने के लिए हम लोगों को भारत सरकार ने भेजा था, चावल था, दूध था, शुगर, ये सब था, मिल्क था, हम लोगों के पास भेजा था। तो फिर हम लोग उसी से अपना जीवन यापन करते थे। उसके बाद हम लोग जुलाई में हम लोग रिलीज़ हुए। फिर जुलाई तक 2 महीने, 4.5 महीने उनके अंडर में रहे हम लोग, और 2 महीने हम लोग एम्बेसी के अंडर में थे। किसके एम्बेसी? भारत के एम्बेसी? दूतावास के अंदर में थे। वहाँ पे लीबिया में इंडियन हाउस है, हम लोग वहाँ पे थे लगभग 2 महीने, क्योंकि वीज़ा में हम लोगों के थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर वीज़ा लगने में फिर एम्बेसडर वगैरह सब लोग गए लीबिया में, वहाँ पे फिर उन्होंने मदद की हम लोगों की, वीज़ा लगा। क्योंकि हमारा तो वीज़ा ऐसे होता नहीं कि हम इस कंट्री में जा रहे हैं तो हमारा इस कंट्री का वीज़ा है, हम लोग शिप वाले हैं, हम लोग के लिए कोई वीज़ा नहीं होता। हम लोग जिस कंट्री से ज्वाइनिंग करते हैं बस वहाँ का वीज़ा होता है हम लोगों का। तो वहाँ की गवर्नमेंट भी वीज़ा दे नहीं रही थी, एंट्री और एग्जिट वीज़ा। फिर भारत सरकार के सहयोग से सब कुछ हुआ और हम लोग भी सफल रहे आने में यहाँ पे घर पे। आज देख ही रहे हैं आप लोगों के बीच में हैं हम लोग। घर वाले जब उस बीच में जाने होंगे, जब आपने संपर्क किया और बताया भी, तो घर वालों का तो हाल उस समय बहुत बुरा हो गया होगा। बहुत बुरा था, बहुत बुरा था, हम आपसे बता नहीं सकते कितना बुरा था। तो ये था कि हाँ बहुत बुरा था, माता जी का, पिताजी का, वाइफ का, मतलब कि सभी लोग जितने लोग थे सबका ही। मेरे जो रिलेटिव हैं, मेरी एक दीदी हैं, मेरे भाई हैं, सबका मतलब कि बुरा हाल था। जो दीदी थी उन्होंने भी दिल्ली में ही इंटरव्यू दिया था, कुछ पत्रकारों को बुलाया था उन्होंने, तो उसमें से कुछ लोग तो मना कर दिए थे। न्यूज़ वाले तो उस समय लेने को तैयार नहीं थे, उनको बोलते थे कि हमें आप कोर्ट से लेटर ले आके दीजिए फिर हम न्यूज़ चलाएंगे आपकी। अच्छा, आप फेक बताते थे? फेक बताते थे। तो हम उनसे बोलते थे कि आप लेटर दिखाइए, जो मिनिस्ट्री से लेटर पास हुआ है हम लोगों का, जो डी शिपिंग से लेटर पास हुआ है वो लेटर दिखाइए उनको। तो वो लोग मना कर देते थे, बोलते थे नहीं, जब तक कोर्ट से लेटर नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं चलाएंगे न्यूज़। देख लीजिए आप, कितनी बड़ी बात है। एक देश का जो है नागरिक, देश का सिपाही भारत के कार्यों को करता है, और यहाँ की जो चाटुकार मीडिया है कहीं ना कहीं उस खबर को दिखाने से पीछे हट जाती है। कितनी दुख की बात है। आपको कितना दुख हुआ होगा जब आप ये जाने होंगे कि हमारे खबर को नहीं चलाना चाहते? दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, हम लोग लाचार थे, असहाय थे हम लोग। हमारे पास, हम लोगों के पास कोई शब्द नहीं था, बस ये था कि ज़िंदा रहेंगे तो एक न दिन तो घर चलेंगे ही चलेंगे। बस ये था कि घर वालों से मिलना था, ये था कि बस चलें यहाँ से, किसी तरह से निकल चलें। बस सरकार के ऊपर भरोसा था, भारत सरकार के ऊपर। भैया, जो लोग हथियार लिए थे, क्या उस हथियार से आप लोगों को कभी जो है मारे या पीटे, ऐसा कुछ? मतलब टॉर्चर तो जरूर, आतंकवादियों का ये फितरत ही होता है टॉर्चर करना। शुरुआती दौर में आपके अंदर दहशत तो बनाना चाहे होंगे भरपूर। बिल्कुल, बहुत दहशत थी हम लोगों के अंदर, नो डाउट की बात है उसमें, बहुत दहशत थी उसमें हम लोगों में। और जो किया उन लोगों ने, फायरिंग भी करते थे हम लोगों के ऊपर से, लेफ़्ट राइट से, पैर के नीचे भी फायरिंग करते थे, लेकिन हम लोग जो है कि कुछ कर नहीं सकते थे। हम लोग के पास डर हाँ, डर तो बना रहता। जब तक थे वहाँ पे हम लोग तब तक डर था। वहाँ से जब हम लोग निकले हैं उसके बाद फिर हम लोगों को जब एम्बेसी के अंडर में आए हैं तब हम लोग का डर थोड़ा कम, नहीं तो डर तो था ही। शायद अगर ये बॉर्डर के करीब अपनी बात होती तो शायद जो 9 बटालियन की आपकी टीम थी तो शायद आप लोग लड़ाई लड़े होते, लेकिन कहीं ना कहीं दूर देश यूरोप में जाकर आप लोगों की किस्मत फंस गई थी। बहुत बुरे फंस गई थी हम लोग किस्मत।
इसकी कोई बता नहीं सकते हम आपको, मतलब कि वो सिचुएशन क्या था समझ रहे हैं और दर्द एक कैसे सिपाही हुआ था, क्या हुआ था, मतलब कि वो हम ना आपको मतलब कि यहाँ से तो बता सकते हैं पर यहाँ से नहीं वर्बली बता पाएंगे, मतलब कैसे हुआ था, क्या हुआ था, मतलब बहुत ही इतना था कि हम लोग बहुत कष्ट में थे, बहुत कष्ट था हम लोगों को। देख लीजिए भारत की क्या हाल है, भारत की सरकार की क्या हाल है। गृह मंत्री कहीं ना कहीं इस मामले को पाते हैं, लेकिन इतनी ढिलवाही करते हुए मामले को इतना लंबा खींचते हैं कि न्याय नहीं मिल पाता है। न्याय मिलने का मतलब यही आप समझ सकते हैं कि जिस उम्मीद में इनका परिवार इंतज़ार कर रहा था कि मेरा लड़का अब आएगा, उन आतंकवादियों के चंगुल से अब छूटेगा, तब छूटेगा, ऐसे होगा वैसे होगा, तमाम मन में बातें चलती रहती हैं। किसी का भी घर परिवार बहुत बड़ी बात है। कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि ये जो भाई के साथ में हुआ कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। और जो यहाँ की मीडिया है, मीडिया के बारे में आप ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा कि ये जो मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, इसकी क्या विचारधारा है, क्या नीति है, इस पे एक बार जवाब ज़रूर दीजिएगा। और कहना चाहते हैं आपसे कि भारत सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भले ही मीडिया ने हमें इग्नोर किया, हमारी बात न सुनी, वो उनके ऊपर था, लेकिन भारत सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जितना हमारे लिए किया, हमें 2 महीने तक अपने अंडर में रखा, हमें खाना पीना दिया उन्होंने अच्छे से अच्छा। इसका मैं शुक्रगुजार हूँ भारत सरकार का, और जितना हो सका उन्होंने हमारे लिए किया, बेस्ट एंड बेस्ट किया उन्होंने। भारत सरकार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।